नया साल शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और चिचा की बात अब सच होती दिख रही है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। जिस रेट पर ट्रंप काम कर रहे हैं, अगर 2026 में दुनिया बच गई तो चमत्कार हो जाएगा। पहले अमेरिका का वेनेजुएला के अंदर घुसना, प्रेसिडेंट मडूरो को वहां से अगवा कर लेना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देना, उसके बाद ईरान को धमकाना कि वहां भी यूएस हमला कर देगा क्योंकि आयतुल्ला खमीनी के खिलाफ वहां प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन अपने ही घर में आइस की बर्बरता के चलते ट्रंप सरकार के खिलाफ देश भर में माने अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि भैया पूरी एप्स्टीन फाइल तो दिखाओ, कुछ तो छुपा रहा है डोनाल्ड। अब अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए, देश को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपना अगला निशाना बना सकते हैं? अभी तक तो ग्रीनलैंड को खरीदने वाली बात मजाक लग रही थी, लेकिन उसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते कुछ दिनों में ग्रीनलैंड पर अपना रुख और भी कड़ा कर दिया है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे चुके हैं। वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात समझ में भी आती है, आजकल इंपीरियलिज्म ऐसे ही चलता है। लेकिन एक नेटो मेंबर माने एक एलाई को अपनी ही मिलिट्री का आप डर दिखा रहे हो। कहीं अमेरिका यह सब करके अपने पैरों पर बुलडोजर तो नहीं चला रहा है? ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर टोटल कंट्रोल यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका जल्द ही कुछ नहीं करता है तो इस रीजन में रशिया और चाइना, जो अमेरिका के दुश्मन हैं, वो कब्जा जमा लेंगे। लेकिन यही बात तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के बारे में सालों से कहते आए हैं कि यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल रशियन सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, वरना यूक्रेन रशिया के दुश्मनों के कैंप में चले जाएगा और नेटो मॉस्को के दरवाजे पर आ धमकेगा। लेकिन अमेरिका वहां तो यह लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करता है। वहां तो वो रशिया को इंटरनेशनल लॉ, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी का ज्ञान देता है। लेकिन आज खुद डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की नकल करना चाहते हैं। ये सब दोगलापन है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में अमेरिका के इस दोगले कैरेक्टर को एक्सपोज करेंगे। ग्रीनलैंड की कहानी के जरिए अमेरिका की ऊंची राजनीति को डिटेल में समझेंगे। क्यों आज अचानक से अमेरिका को ग्रीनलैंड की इतनी याद आ रही है? ऐसा क्या छुपा है ग्रीनलैंड में जिसे पाने के लिए ट्रंप नेटो में भी दरार डालने को तैयार हो गया है? कैसे यह ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की जिद एक नेटो वर्सेस नेटो लड़ाई में तब्दील हो सकती है? और फाइनली, अगर कल ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? 12 जनवरी को रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में एक नया बिल पेश किया। इस बिल का नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, जिसका मकसद है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ऐसी शक्ति दे दी जाए जिससे वो जब चाहे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले और उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। अब वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद भी ट्रंप पर उठे सबसे तीखे सवालों में एक सवाल यह था कि उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले कांग्रेस की अप्रूवल क्यों नहीं ली। इसलिए इस नए बिल के साथ रिपब्लिकन्स ग्रीनलैंड के केस में वो बची खुची जो कसर है वो भी पूरा करना चाहते हैं। एक लीगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेना चाहते हैं। ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क देश का हिस्सा है, हालांकि इंटरनल अफेयर्स के मामले में यह एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। लेकिन जहां बात डिफेंस की आती है, फॉरेन पॉलिसी की आती है, डिसीजंस आज भी डेनमार्क लेता है। ट्रंप के प्रेशर के बीच में ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को एक एलाई के रूप में जरूर देखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है। वहां के प्रधानमंत्री ने क्लियरली कह दिया है कि वो किसी भी दिन डेनमार्क का हिस्सा रहना पसंद करेंगे, यूएस का नहीं। डेनमार्क भी यह बात बार बार क्लियर कर चुकी है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। वो यूएस को ग्रीनलैंड नहीं लेने देगा। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. उधर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे डेनमार्क की वर्चस्वता पर ही अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ठीक है, कुछ 100 साल पहले डच ग्रीनलैंड पहुंच गए थे नाव लेकर, इसका मतलब यह थोड़ा ही ना है कि ग्रीनलैंड उनका हो गया। You know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. ये बात सही कही ट्रंप चचा ने। इस बात पे कम से कम नेटिव अमेरिकन जरूर वहां सहमत होंगे, जो हजारों साल से वहां रहते आए हैं। फिर बोट्स पे ये यूरोपियंस आए, खत्म कर दिया वहां के नेटिव्स को, अपना बना लिया अमेरिका को। अब जो नेटिव हैं वहां के अमेरिकन, वो यूरोपियंस के बंदूकों के सामने तो टिक नहीं पाए। लेकिन डेनमार्क ने यह बात साफ कर दी है कि वो अपनी मर्जी से या शांति से ग्रीनलैंड को हैंडओवर नहीं करेंगे। ट्रंप को मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जो ट्रंप कर भी सकते हैं।
को भरोसा तो है नहीं ट्रंप का। फैक्ट तो यही है कि आज पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा जैसे एआई, उसी को बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आप नोटिस करोगे चाइना इकलौता ऐसा देश है जिससे ट्रंप डरता है। आज वैसे कई कंपनीज भी हैं जो एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके अपने करियर एडवांसमेंट कर रहे हैं। आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग दिस सैटरडे एंड संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे। वैसे तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल की फी है 10,000 रुपए, लेकिन हमारे आज के वीडियो पार्टनर्स आउटस्किल ने इसे देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इस ट्रेनिंग में आपको 16 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। क्या मिलेगा आपको उसमें? 10 से ज्यादा टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना कोडिंग के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इमेजेस, वीडियोस बनाना, एआई एजेंट डेवलप करना, इसे सीखना। 40 से ज्यादा देशों में 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए, एआई को समझने के लिए आप इस फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक देकर रखा है, उस लिंक को क्लिक करिए, ट्रेनिंग के लिए साइन करिए एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब ट्रंप के लिए दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका का तो हिस्सा नहीं है कि जब मन किया वहां सत्ता पलट कर दी, लूटपाट मचा दी। डेनमार्क तो नेटो का हिस्सा है। अगर उसकी टेरिटरी यानी ग्रीनलैंड पर कोई हमला होता है तो उसे बचाने के लिए जंग में नेटो के सारे देशों को आना पड़ेगा बाय रूल बाय लॉ। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। तो टेक्निकली अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर मिलिट्री इस्तेमाल करती है तो नेटो के अंदर एक इंटरनल वॉर या सिविल वॉर जैसी हालत उत्पन्न हो जाएगी, जिससे एसेंशियली नेटो खत्म हो जाएगा। जिस अलायंस को वेस्ट ने यूएसएसआर से बचने के लिए बनाया था, उसी का पतन का कारण आज अमेरिका बन सकता है। वो देश जो दशकों से नेटो के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है, आज वही इसे मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार दिख रहा है। इसीलिए बिगड़ते हालात को देखते हुए यूरोप के तमाम लीडर्स ट्रंप से सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप फिलहाल ग्रीनलैंड की जिद पकड़े बैठे हुए हैं और वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अभी इसी हफ्ते वॉशिंगटन में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर से मिलने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या उन्हें भी व्हाइट हाउस में जलील किया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं जेलेंस्की के साथ हुआ था? सवाल यह है कि ग्रीनलैंड से सडनली इतना लगाव क्यों हो रहा है? ठीक है, एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाना है, डिस्ट्रैक्शन बनाना है, लेकिन अपने ही दोस्तों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, कुछ तो बात होगी ग्रीनलैंड में। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एरिया के मामले में यह इतना बड़ा है कि इसमें 6 जर्मनी समा जाएंगे। लेकिन इतने बड़े जगह के बावजूद इसमें सिर्फ 56,000 के आसपास लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड का लोकेशन ऐसा है कि ना चाहते हुए भी यह अपने आप को हर कुछ सालों में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के बीच में पिसता पाया है अपने आप को। ये आइलैंड यूएस और यूरोप के बीचों बीच पाता है अपने आप को। इसके एक तरफ है आर्कटिक महासागर जो तेजी से पिघल रहा है, दूसरी तरफ है अटलांटिक महासागर जिसे अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड फ्लो करता है। अब जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के ज्यादा करीब है, इसीलिए अमेरिका के मनरो डॉक्ट्रिन के तहत यह उसके स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस में आता है। अब मनरो डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है वो हमने आपको डिटेल में इस एपिसोड में समझा दिया है, उसे भी देख लीजिएगा टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स। लेकिन अमेरिका आज जो भी कह ले, पॉलिटिकली और कल्चरली सदियों से यह आइलैंड यूरोप के साथ ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहा है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लगभग 300 साल पहले कॉलोनाइज किया था, तब से वहां डेनमार्क का ही राज चलते आया है। अगर आप मॉडर्न एरा की बात करें तो साल 1953 में ग्रीनलैंड ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा बनता है। इसके बाद 1979 से ग्रीनलैंड लगातार डेनमार्क से दूर और अपना एक सेल्फ रूल की तरफ बढ़ता आया है। आज वहां पर अपना एक पार्लियामेंट है, अपने लोकल लॉज हैं, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। डेनमार्क बस ग्रीनलैंड की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी जैसे मैटर्स हैंडल करता है। और यही इस कहानी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा आता है, क्योंकि ग्रीनलैंडर्स का डेनमार्क के साथ रिलेशनशिप
अच्छा तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्रता है। ग्रीनलैंड के लोगों के साथ डेनमार्क ने हिस्टोरिकली बहुत अन्याय भी किया है, जिसमें फोर्स्ड कॉन्ट्रसेप्शन, छोटे बच्चों को आइलैंड से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश, उन पर जबरदस्ती से डेनिश कल्चर थोपने का इल्जाम, यह सब शामिल है। डेनमार्क आज मानता है कि ग्रीनलैंड के साथ पास्ट में उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, जिसके लिए डेनमार्क की सरकार ने ऑफिशियली माफी भी मांगी है। आज भी डेनमार्क ग्रीनलैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से पीछे हटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर ग्रीनलैंडर्स अलग रहना चाहते हैं, डेनमार्क से आजादी चाहते हैं। लेकिन जब बात डेनमार्क और किसी और पावर को चूज करने की बात आती हो, तब डेनमार्क को ही वो चुनते हैं। तो फिर इन सब के बीच में सवाल यह आता है कि जब वो चाहते हैं डेनमार्क के साथ ही रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, तो अमेरिका बीच में कबाब में हड्डी क्यों? ग्रीनलैंड को लेकर आज जो भी हंगामा दिख रहा है, उसे देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह सब एक रोग अमेरिकन प्रेसिडेंट के सनक का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप आज पावर के नशे में धुत हो चुके हैं, तो बस किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि मैं ये ग्रीनलैंड को निगल जाऊं। इसीलिए जब भी उन्हें एप्स्टीन फाइल जैसा कोई डोमेस्टिक चैलेंज दिखता है, तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड, इस पर चढ़ जाते हैं। इस केस में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन यह भी मानना होगा कि ट्रंप का ग्रीनलैंड में जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा भी है। कहानी इससे डीपर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी 2 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की हुई है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय वुडरो विल्सन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हैरी ट्रूमन। अमेरिका के लिए यह टेरिटरी खरीदना कोई नई चीज भी नहीं है। लुइजियाना से लेकर अलास्का तक अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री टटोलोगे तो आपको कई ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां अमेरिका ने जरूरत के हिसाब से नई टेरिटरीज पर आक्रमण नहीं किया, उसे खरीदा है। पिछले शताब्दी में ग्रीनलैंड के साथ भी यही मॉडल अपनाया गया है ऑलरेडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नाजी जर्मनी ने मेनलैंड डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया था। इसीलिए ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए पूरे वॉर टाइम पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा था, ताकि नाजी जर्मनी के हाथ यह टेरिटरी ना लग जाए। यूएस ने वहां मिलिट्री और रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश किए। वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने बाकी टेरिटरी तो डेनमार्क को वापस कर दी, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड में परमानेंटली स्टेशन्ड तब से रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और डेनमार्क के बीच में 1951 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस को ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेसिस बिल्ड और मेंटेन करने का अधिकार मिलता है, जिसकी बदौलत थुले बेस में अमेरिकन प्रेजेंस आज भी बरकरार है। तो अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड अमेरिका का बेस है, सॉर्ट ऑफ हिस्सा है, तो फिर यह टोटल टेकओवर का प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इसका जवाब ग्रीनलैंड में आपको मिलेगा। थोड़ा आपको यू विल हैव टू स्क्रैच द सरफेस, सतह के नीचे जवाब मिलेगा। ग्रीनलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए सालों से यहां दुनिया की नजर नहीं गई थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड और उसके ऊपर स्थित आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघलने लगी है, पतली होने लगी है। बर्फ पिघलने से ग्रीनलैंड की सतह के नीचे छुपे मिनरल्स को अब लोग थोड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और आर्कटिक के पिघलते हुए स्नो की वजह से वहां नए शिपिंग लेन्स भी खुल रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज पोलर आइस कैप्स को मेल्ट कर रहा है, वैसे वैसे आर्कटिक ओशन और ज्यादा यूजेबल हो रहा है। मतलब जो जगह पहले इनएक्सेसिबल थी शिप्स के लिए, आज वहां पर शिपिंग और कमर्शियल एक्टिविटी तेजी से बढ़ सकती है। आर्कटिक में अब नए सी रूट्स का मतलब यह होता है कि नॉर्थ अमेरिका के कोस्टलाइन से जुड़े हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट पैसेज निकलने वाला है और सेंट्रल आर्कटिक के थ्रू ट्रांसपोलर सी रूट बनने वाला है। आइडिया सिंपल है, एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेडिशनल रूट है वो सुएज कैनाल के थ्रू होकर जाता है। आर्कटिक सी रूट उसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है। यह नॉर्दर्न रूट ना सिर्फ हफ्तों का समय बचाएगा, बल्कि जहाजों के लिए फ्यूल कॉस्ट, सुएज कैनाल की हेफ्टी फी प्राइस भी बचाएगा। इसका मतलब है हर साल खरबों डॉलर्स का फायदा, सेविंग। जैसे जैसे आर्कटिक की कमर्शियल वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस पर कंट्रोल जमाने की कोशिश भी तेज होती रहेगी। आर्कटिक पर एक्टिव ग्लोबल ट्रीटीज की वजह से सिर्फ 5 देशों का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। वो है अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रशिया। मतलब
4 देश तो नेटो के हैं और एक रशिया। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक का एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहां से पूरे ओशन की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप यानी GIUK गैप एक क्रिटिकल नेवल चोक पॉइंट माना जाता है। यह चोक पॉइंट आर्कटिक को अटलांटिक से कनेक्ट करता है और सबमरीन मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। रशियन सबमरीन्स को मॉनिटर करने के लिए और नेटो की डिफेंसिव पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए यह गैप क्रूशल माना जाता है। पर ग्रीनलैंड की कहानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, शिपिंग लेन्स और नेवल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। एक और वजह है जिसके वजह से आइलैंड को ग्लोबल टग ऑफ वॉर के बीचों बीच आप खड़ा पाते हो, और वो है इसके नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड के नीचे ऑयल और गैस रिजर्व्स, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स होने का अब पक्का सबूत मिल चुका है। बर्फ पिघलते ही इन रिसोर्सेज को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना और आसान हो जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर आज अमेरिका का पूरा बिग टेक टिका हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन, सेलफोन, चिप्स, ईवीज, बाकी हाई एंड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है, सबके सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर ही चलते हैं। और रेयर अर्थ का रेस जो है उसमें चाइना सालों से आगे रहा है। चाइना आज ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाईज को अकेले कंट्रोल करता है। यूएस सालों से कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता आया है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल उसने यूक्रेन को बुली करने की कोशिश की और अब वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जमा लेने से सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली यूएस के नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड का माइनिंग सेक्टर लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। हार्श एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है, प्रोसेसिंग चैलेंजेस है। ये सब कुछ फिक्स करने करते सालों लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। इसके साथ जो क्लाइमेट कंसर्न्स और इकोलॉजिकल डैमेज का खतरा है वो अलग। लेकिन अगर यह सब कुछ सही तरीके से हो जाता है तो ग्रीनलैंड से मिलने वाले रिटर्न्स भी कुछ कम नहीं होने वाले हैं। अमेरिका का बिग टेक यह बात जानता है, इसीलिए ट्रंप से पहले ही अमेरिका के कुछ बिलियनियर्स ने अभी अपना पैसा ग्रीनलैंड के मिनरल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन में लगाना शुरू कर दिया है या पैसा कमिट कर दिया है। बिल गेट्स हो या पीटर थिल हो, हर कोई अब ग्रीनलैंड के तरफ जा रहा है, वहां पैसे लगा रहा है। इसीलिए कभी कभी शक तो यह होता है कि यहां क्रोनोलॉजी कैसी चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि ग्रीनलैंड में यूएस के बिलियनियर्स को ज्यादा दिलचस्पी है, ट्रंप तो बस उनका गंदा सा काम कर रहे हैं और एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज अमेरिका में चल ही सकती हैं क्योंकि ट्रंप भी ठहरे बिजनेसमैन। लेकिन इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है कि आगे की कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं होने वाली है। अगर अमेरिका अग्रसर हो जाता है तो बात पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर आ जाएगी, बात नेटो के अस्तित्व पर आ जाएगी। अब देखो, नेटो का आइडिया बहुत सिंपल है, कलेक्टिव डिफेंस। एक अलायंस जहां मेंबर्स ने एक दूसरे को गारंटी देके रखी है। आप मानिए बॉन्ड ऑफ ब्लड, जहां उन्होंने कहा है कि भाई एक देश के ऊपर अगर एग्रेशन होगा, हमला होगा तो सब मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अलायंस के अंदर अगर लड़ाई छिड़ जाती है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए डेनमार्क बार बार यह साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अग्रसर होता है, ग्रीनलैंड को इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो सीधा सीधा नेटो का अंत हो जाएगा। अब जब एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स कमजोर पड़ने लगे या खत्म होने लगे तो लोग नए ऑप्शंस ढूंढेंगे। वाजिब सी बात है। अब अमेरिका अगर अपने एलाइज को धोखा देने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि रशिया या चाइना के साथ यूरोप डील करने लगे। आज तो कम से कम अमेरिका की बात लोग मान लेते हैं, क्योंकि भैया अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा आर्म्स अमेरिका देता है। लेकिन अगर अमेरिका ही ये सारी हरकतें करने लगा तो शायद चाइना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएगा, और चाहे ना चाहे वही चीज हो जाएगी अल्टीमेटली जो अमेरिका नहीं चाहता है, जिसे अमेरिका को डर लगता है कि अमेरिका का स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस में उसके राइवल्स घुस आएंगे। यूरोप में रशिया और कम से कम चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ना कोई ज्यादा अब फारफेच्ड आइडिया नहीं है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड पर किसी भी तरीके का हमला रशिया और चाइना के लिए एक सिग्नल होगा कि अब दुनिया में माइट इज राइट का दौर फिर से वापस आ गया है। इसीलिए सब कोई अपनी अपनी टेरिटरी मार्क कर लो। एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड कर लो, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका खुद ही दुनिया को ऐसे समय में वापस घसीट रहा है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर्स का कोई मायने ही नहीं है। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए तो वो ले लेगा, रशिया को यूक्रेन चाहिए तो उस पर वो गबन कर लेगा, चाइना को ताइवान चाहिए, भारत के हिस्से चाहिए, ले लेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ऐसे में भारत जैसे इमर्जिंग पावर्स के लिए एक टफ चॉइस रहेगा। या तो वो दुनिया में हो रहे इन सब चीजों को इग्नोर करे, चुपचाप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करे, या तो फिर ग्लोबल इनसिक्योरिटी के चलते डिफेंस पर और भी ज्यादा पैसे खर्च करे। एक मिडिल ऑप्शन भी हो सकता है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें, और चाहे वो डिफेंस में हो या इकोनॉमी में हो,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोदी सरकार फोकस तो ऑपोजिशन पर, नेहरू पर, मीडिया पर, मुसलमान पर ज्यादा करती है और विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि हम बड़े बड़े जीडीपी नंबर्स निकालते हैं लेकिन उस पर विश्वास कोई नहीं करता है। अब भी मैं कहता हूं सुधरने के लिए एक आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा उलट पुलट हो जाएंगी और उसके बाद हमें बचाने वाला कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर हम आ गए हैं अब 2026 में। थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। आप भी अपने आप को कम से कम इक्विप कर लीजिए इस चेंजिंग वर्ल्ड के लिए। आउटस्किल के 2 दिन के लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है। डू ज्वाइन इट, डू अपस्किल योरसेल्फ।